हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी दर्पण का सूत्र। और दर्पण का सूत्र इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल हर साल बनता है। कोई भी ईयर का पेपर आप किसी भी ईयर का उठा के चेक कर लेना। ठीक है, अभी तो मार्केट में अनसॉल्व अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में अनसॉल्व अवेलेबल होगा आप अनसॉल्व खरीद कर आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा कि दर्पण के सूत्र से जो है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर ध्यान से आप पूरी वीडियो देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो जैसा जैसा हम आपको समझाते जाते हैं आप बिल्कुल समझते जाइए और कॉपी पेन लेके लिखते जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दर्पण के सूत्र को, ठीक है, डिराइव करने से पहले आपको कुछ दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको जो है क्लियर कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला जो है चिन्ह परिपाटी का नियम। क्या? चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चिन्ह परिपाटी का क्या नियम है? ठीक है, इसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी के नियम को जाने दर्पण का सूत्र जो है आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए, चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम। तो देखिए चिन्ह परिपाटी का क्या नियम है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण के बाईं ओर, ठीक है, ये बाईं साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है? दाईं साइड। अब चाहे दर्पण आपका जो है अवतल हो या उत्तल हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो चिन्ह परिपाटी का नियम है वो दोनों दर्पणों के लिए सेम है। ठीक है, कोई भी दर्पण आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप हमने अवतल लिया, आप उत्तल भी ले सकते हैं। तो बाईं ओर की जितनी भी दूरी होती है, ठीक है, इस साइड यहाँ से जो भी दूरी हम मेजर करेंगे वो सारी की सारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। और इसके दाईं साइड जितनी भी दूरी हम मेजर करेंगे वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कौन सी लाइन होती है? मुख्य अक्ष की लाइन होती है। तो मुख्य अक्ष की लाइन से ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष के लाइन से ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है और नीचे की दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। ठीक है, यहां से जो दूरी नापी जाएगी बाईं साइड वो निगेटिव होगी, लेकिन मुख्य अक्ष से ऊपर, जैसे मान लो प्रतिबिंब की हमें लंबाई लेनी है, ठीक है, और प्रतिबिंब हमने ऊपर रखा, मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, तो वो दूरी पॉजिटिव, और इमेज नीचे उल्टा बन रहा तो इमेज की जो हाइट होगी वो निगेटिव में होगी, यानी माइनस में होगी। ठीक है, तो ये हमारे चिन्ह परिपाटी का नियम था। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए जरा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, ये हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कहा, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। छोटा सा टॉपिक है, डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, तथा फोकस दूरी में संबंध। तो देखते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी f जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, चलिए ये हमारा कोई दर्पण है, ये इसका सेंटर पॉइंट C है, यानी वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, ये इतनी दूरी हमारी क्या कहलाएगी? R कहलाएगी ना। और इसके बीच में यहाँ कहीं फोकस होगा F, ठीक है, यहाँ कहीं फोकस होगा। तो ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, तो ये इतनी दूरी हमारी कितनी हो गई? स्मॉल f हो गई। चलिए मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, और टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली गई। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बार बार बताए हैं कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है,
इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसको कोई नाम दे दो, ठीक है, मान लेते हैं M पर आपतित हो रही है। तो जहां पर बिंदु आपतित होती है हम बोले वहां पर आप क्या करो, एक अभिलंब खींचो। तो अभिलंब खींचने का मतलब क्या है, उस बिंदु को केंद्र से मिला दो, उस बिंदु को वक्रता केंद्र यानी C से सीधे सीधे मिला दिया जाए। तो यहां से सीधे सीधे इसको ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, मिला दिया गया। अब देखो यहां पर एक कोण बन रहा है, अभिलंब, ये हमारा क्या है, जो येलो रंग से हमने खींचा है ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं, आपतन कोण I। अभिलंब और परावर्तित किरण कौन सी है हमारी, ये है, ठीक है, MF। इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं R, ठीक है। तो परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग यानी इसको कोई नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। तो PMF, PM जो है, PM हमारा क्या आपतित किरण है और MF परावर्तित किरण है। तो कोण PMF बराबर होगा कोण CMF। कैसे बराबर होगा, परावर्तन का नियम यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसके आगे आप लिख सकते हो परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से। और एक चीज, ये कोण, ये जो हम व्हाइट से डबल क्रॉस कर रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है और ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। किसी भी दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यानी ये और ये कैसे कोण है, आपके एकांतर कोण है। तो यानी क्या हो जाएगा, कोण PMC बराबर होगा PM, यहां पे C होगा, ठीक है, क्योंकि आपतन कोण हमारा कितना, PMC। तो PMC यानी ये एकांतर कोण किसके बराबर हो जाएगा, MCF के, कोण MCF के। कैसे बराबर होगा, ब्रैकेट में लिख लो, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ये चीज। अब ये हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, ये हमारा एक त्रिभुज तो ही बन रहा है, कौन सा, ये, ठीक है। तो त्रिभुज CMF में, तो CMF में क्या देखने को मिल रहा है कि ये कोण MCF इक्वल टू कोण CMF। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, A, और इस कोण के सामने ये भुजा बराबर। तो यानी यहां से हमको क्या मिल गया, CF बराबर FM, ठीक है, FM, CF बराबर FM। ये चीज क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, यानी ये दर्पण अगर हम बहुत छोटा सा ले लें तो ये बिंदु M जो है P के बिल्कुल पास होगा, बिंदु M P के बिल्कुल पास होगा। यानी मान के चलो M जो है P पर एकदम से लाई करेगा। तो वो एक लाइन आप लिखोगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, M P और M दोनों एक ही बिंदु होंगे। तो यानी FM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PM। FM की जगह क्या लिख सकते हैं, PM, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ये एक, ये हो गया 2, 1 और 2 से क्या मिल गया हमको, CF इक्वल टू PF, ठीक है, FM इक्वल टू PF। तो CF इक्वल टू क्या हो गया, PF, समीकरण नंबर 3। अब देखो C से P तक की दूरी क्या है, CP क्या है, CP बराबर, इसको दो भाग में हम तोड़ सकते हैं ना, CF प्लस PF, CF प्लस PF। CF और PF दोनों बराबर है तो CF की जगह लिख दो PF, तो PF प्लस PF। अब इसको प्रोविडेंट फंड मत समझ लेना PF को, ठीक है। तो P इक्वल टू 2PF। CP क्या है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R। PF क्या है,
फोकस दूरी यानी कि एफ, तो एफ इक्वल टू क्या मिला r/2। ठीक है, तो ये चीज आपका प्रूफ हो गया, यानी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्लियर हो गया। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसके नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो इन दोनों टॉपिक में कोई भी चीज आपको ऐसी है जो समझ में ना आई हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दर्पण का सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो भी टॉपिक हम आपको समझाएंगे बिल्कुल बेसिक से एकदम चीजें को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चाहे वो आपकी क्लास 9 की चीजें हों या क्लास 10th की चीजें हों, सबको बताते हुए चलेंगे। ये नहीं कि आप क्लास 10th में पढ़े हैं तो वहां से रिवाइज कर लीजिए। चलिए भाई पढ़े हैं, मानते हैं पढ़े, ये भी हो सकता है कि पढ़े हैं भूल गया हो, तो हम यहाँ पे जो है चीज़ों को आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान से वीडियो देखते जाइए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। इतना इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में इस तरीके से समझाया नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई एक दर्पण है, ठीक है। ये हमने एक दर्पण ले लिया, ठीक। ये इसका मुख्य अक्ष खींच लिया, ठीक है। यहां कहीं पे इसका सेंटर पॉइंट सी होगा, यहां कहीं क्या होगा एफ होगा, और ये इसका क्या होगा ध्रुव यानी कि पॉइंट पी होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर वक्रता केंद्र से परे कोई एक हम वस्तु ले लेते हैं। ये वस्तु हमारा हो गया ए बी, ये क्या हो गया हमारा वस्तु ए बी। थोड़ा सा और बड़ा ले लें, ठीक, जिससे फिगर बिल्कुल क्लियर बने। चलिए ठीक है, ए बी। अब यहां से हम क्या करें, इमेज बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें भेजते हैं। एक तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, एक हमने मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर भेजा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। यानी ये परावर्तित होकर कहां से चली गई, फोकस से। इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं जहां पर आपतित हो रही है एम, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या से कोई भी रेखा किसी भी दर्पण के परिधि पर पड़ती है तो वो दर्पण के किसी भी बिंदु पर पड़ती है तो वो इस बिंदु पर लंबवत होती है, और लंबवत आने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता कि कौन सी किरण कहां से आएगी तो कैसे जाएगी, इमेज का फॉर्मेशन इसी के जस्ट पहले वाला वीडियो आप उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो यहां पर ये हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम इमेज को बना लेते हैं, ये ठीक है। ये हमारा इमेज बन रहा है बिल्कुल उल्टा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। हाँ, एक काम और करो, यहां से एक प्रकाश किरण और भेजो, ठीक है। यहां से एक प्रकाश किरण हम भेज रहे हैं सीधे ध्रुव पर, तो यहां से परावर्तित होकर जो प्रकाश किरण जाएगी वो भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। यानी किसी भी वस्तु से आप चाहे एक प्रकाश किरण भेजो या अनंत प्रकाश किरण भेजो, परावर्तन के पश्चात वो उसी बिंदु पर मिलेंगी जहां पर उसका इमेज बन रहा है। तो ये इमेज यहां पर बन रहा है, तो यहां से जो भी हम प्रकाश किरण भेजेंगे, ठीक है। चलो एक भेजते हैं पी पे डायरेक्ट, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात ये भी हमारा जो है जिस बिंदु पर इमेज बन रहा है यहीं से होकर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो एक प्रकाश किरण हमने क्या किया, भेजा ध्रुव के पास, यहां से परावर्तित होकर ये प्रकाश किरण इसी मार्ग पर वापस लौट गई। अब परावर्तन का नियम अगर अप्लाई करो तो यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब कुछ टॉपिक नोट कर लेते हैं। ये इमेज का फॉर्मेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। फिगर जो है बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे जो चीजें हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं।
तो जितनी भी दूरी नापी जाएगी वो सारी दूरी हमेशा कहाँ से नापी जाएगी? ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी P से A, वस्तु हमारा कौन है? AB। तो P से A तक की दूरी PA कितना हो गया? दर्पण के बाईं ओर है और वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, तो U हो गया माइनस का। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं और दर्पण यानी ध्रुव से P की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? PA डैश। तो PA डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? -B, क्योंकि ये भी दर्पण के बाईं ओर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। P से F, F क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। तो P से F जो होगी यानी PF बिंदु F -F, क्योंकि ये दूरी भी हमारी दर्पण के बाईं ओर है। ठीक है, P से C की दूरी यानी PC कितनी होगी आपकी? -R। R क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, और दर्पण का सूत्र होता क्या है? 1/F = 1/B + 1/U। इसी को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा आप 1-2 लाइन लिखेंगे कि माना एक वस्तु वक्रता केंद्र से परे AB, ठीक है, किसी दर्पण के सामने स्थित है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। चलिए अब यहां पर देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां पे 2 त्रिभुज बन रहा है, जहां पर ये प्रकाश किरण बिंदु M पर आपतित हो रही, यहीं से इस पर एक अभिलंब खींच दो। क्या करो? एक अभिलंब ड्रा कर दो इस तरीके से। तो ये M हो गया, ये N हो गया। अब देखो, ध्यान से देखो, 2 त्रिभुज A डैश B डैश F, यानी ये छोटा वाला जिसको कलर कर रहे हैं, ठीक है, और ये समकोणिक त्रिभुज है यानी समरूप है। कैसे समरूप है? ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण और ये कोण 90 अंश है। ठीक है, बराबर होंगे। तो किसी भी दो त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ये कोण इसके बराबर अपने आप हो जाएगा। तो त्रिभुज A डैश B डैश F जो हमने कलर किया, साफ साफ दिख रहा है ना, A डैश B डैश F, और त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं? समरूप है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है, या लिख सकते हैं समकोणिक त्रिभुज है। कैसे हैं? समकोणिक। ठीक है, चलो समरूप हटा के हम समकोणिक लिख देते हैं। समकोणिक का मतलब इनके कोण जो है बराबर हैं। समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है, या ब्रैकेट में आप समरूप भी लिख सकते हैं। अब इसमें समरूप की चलो लिख देते हैं, और समरूप भी क्या है? समरूप भी है। ठीक है, चलो अब इसमें समरूप की प्रॉपर्टी लगा दो। किसी भी 2 त्रिभुज, कोई भी 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होती हैं, या फिर कह सकते हो समानुपातिक होती हैं। तो A डैश B डैश बटे इसके संगत कौन सा हमारा? MN। क्या है? MN इक्वल टू A डैश F बटे इसके संगत कौन है? FN। ठीक है, FN। परंतु MN इक्वल टू AB, MN इक्वल टू क्या है? AB। क्यों? क्योंकि जितना AB है उतना ही आपका MN है। ये समांतर रेखा है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो यानी MN बराबर
ए बी, ठीक है। तो mn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो अब हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश एफ अपान एफ एन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसको बना लो आप समीकरण नंबर 1। एक चीज और, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए या दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, दोनों कंडीशन में, अगर दर्पण का द्वारक छोटा या बड़ा कुछ भी हो जाए, तो ये जो हमारा, अगर दर्पण का द्वारक हम बहुत बड़ा ले लें तो यानी ये दर्पण बिल्कुल हमारा सीधा सीधा नजर आएगा, यानी जो, और अगर हम दर्पण का द्वारक छोटा ले लेते हैं तो पॉइंट M जो है P के बिल्कुल समीप होगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब बिंदु M व P पास पास होंगे। कैसे होंगे, पास पास होंगे। और N और P संपाती होगा, N और P संपाती होंगे। संपाती होंगे का मतलब एक ही बिंदु पर होगा, ठीक है। M और N एक ही बिंदु को डिनोट करेंगे, तो M और P जब एक ही बिंदु को डिनोट करेंगे तो यानी N की जगह पे हम P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तब समीकरण 1 हमारा क्या बन जाएगा, A डैश B डैश अपान ए बी इक्वल टू A डैश F अपान F P या पी एफ, ठीक है। N की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों संपाती हैं। कब, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आगे देखो, एक समकोण त्रिभुज और ले रहे हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको थोड़ा हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दें, ठीक है। चलो, त्रिभुज ए बी पी और समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी पी और ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप है। कैसे समरूप है, ध्यान से देखो, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ये त्रिभुज जो कलर कर रहा हूं, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, ये कोण और ये कोण 90 अंश है, ये दोनों ऑलरेडी बराबर है परावर्तन के नियम से, तो ये इतना इसके अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जब समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश के संगत कौन सी है, ए डैश बी डैश क्या है, इसका लंब है, तो इसका लंब कौन है, ए बी, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू, इसके आधार को ले लेते हैं तो इसका आधार कौन हो जा रहा, पी ए डैश बटे पी ए, ठीक है, इक्वल टू पी ए डैश बटे पी ए। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई डाउट है? अगर यहां तक समझ गए हो तो बिल्कुल आप कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आप अपने फार्मूले के बिल्कुल पास हो, ठीक है। बस इतनी ही चीजें इसमें आपको करनी थी। अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। चलिए यह एक बार देखिए, दोबारा समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी भी चीजें थी हमने उसको लिख लिया। ध्रुव से वस्तु की दूरी नाप ली, कितनी है, -u। सारी दूरियां हमारी नेगेटिव है क्योंकि सारी दूरी ध्रुव से
बाईं ओर है, यानी दर्पण के बाईं ओर है, ये हो गया। अब यहां पे सबसे पहले हमने दो त्रिभुज लिया, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, एफ तो इसी में छिप गया, ठीक है, ये रहा एफ। तो ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ में ये दोनों क्या है, समकोणिक हैं, ये समकोणिक त्रिभुज है, यानी ये जो है समरूप है। तो जब समरूप है तो इसमें समरूप की प्रॉपर्टी लगा दी, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो ठीक है, तो संगत भुजाएं हमारी समान अनुपात में हो गई। लेकिन mn की जगह हम a भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी समांतर रेखा और समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो mn की जगह पे ap लिख दिया गया, ये हो गया fn। n की जगह पे p लिखा गया, क्यों, क्योंकि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ये बिंदु m और p बिल्कुल पास पास में होंगे। सोच लो अगर m हमारा यहाँ कहीं होगा तो यहाँ से इस पर हम लंब डालेंगे तो इसी पे तो ना आके गिरेगा कि कहीं और जाएगा, इसी पे ना आएगा, ठीक है। तो यानी n बिल्कुल हमारा p पर ही आकर गिरेगा, तो यानी n की जगह पे हमने क्या लिख लिया, p लिख लिया, समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर हमने एक दूसरा समकोण त्रिभुज उठाया, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ठीक है, इसमें समरूप की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से क्या मिल रहा, देखो इसका दायां पक्ष बराबर है, तो यानी ये चीज जो हम गोला कर रहे हैं इसका दायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो बायां पक्ष अपने बायां पक्ष बराबर है, ठीक है, इसका बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। तो यानी समीकरण 1 और 2 और 3 से हमको क्या मिल जा रहा है, ए डैश एफ अपान पी एफ इक्वल टू पी ए डैश अपान पी ए, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें सब की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो आंसर। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं या नहीं, इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसका भी काम लगेगा, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ये जो बीच में लिखा है इसे मिटा दे रहे हैं। जिसको लिखना हो बहुत जल्दी लिखो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना। चलिए देखिए क्या निकल के आया है, ए डैश एफ और ए डैश एफ है आपका कहीं नहीं है, तो ए डैश एफ देखते हैं दूरी है कहाँ, फिगर पे आते हैं, तो ए डैश एफ यही है, तो सारी दूरी हम बोल रहे हैं हमको ध्रुव से ही चाहिए, यहीं से चाहिए तो यहीं से चाहिए, कहीं और से नहीं चाहिए, ठीक है। तो ए एफ के लिए क्या कर सकते हैं, ए से पी यानी पी ए डैश में से अगर हम पी एफ को माइनस कर दें, पी एफ को क्या करें, माइनस कर दें, तो देखो इतने में से इतना निकाल दे रहे हैं, तो यही तो हमारा बच्चा यानी ए डैश एफ है, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमको, ए डैश एफ, तो ए डैश एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो लिख लो पी ए डैश माइनस पी एफ, लिख लिया क्या, ठीक है, बटे पी एफ पता है, लिख लेते हैं, क्योंकि सारी दूरी हमें पी से चाहिए, जो जहां भी पी नहीं है उसको हम पी बना लेते हैं, इक्वल टू पी ए डैश अपान पी ए, ठीक है। अब सारी दूरी आपको मिल गई, पी ए डैश का मान कितना है, माइनस यू माइनस पी एफ का मान कितना, पी एफ माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ अपान पी एफ का मान कितना है, माइनस एफ, इक्वल टू पी ए डैश, तो पी ए डैश कितना है, माइनस बी अपान पी ए कितना है, माइनस यू, माइनस का यू, ठीक है। चलो तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका v है, ध्यान रखना, पी ए डैश है, पी ए डैश, तो पी ए डैश कितना है, पी ए डैश v है, तो v और u में फर्क समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस u b,
माइनस प्लस माइनस यू एफ, ठीक है, इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, माइनस माइनस प्लस एफ इंटू बी, एफ इंटू वी, ठीक है। इस माइनस को भेज दो दूसरी साइड, तो यू वी इक्वल टू एफ बी प्लस यू एफ, ठीक है। अब यू बी एफ से भाग कर दो, इसको बना लो समीकरण नंबर 4। यू बी एफ से भाग करने पर, ठीक है, तो इसमें जब यू बी एफ से भाग करोगे तो क्या है, यू बी बटे यू बी एफ इक्वल टू एफ बी अपान यू बी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ, ठीक है। यहां तक चीजें दिख रही हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या दे देगा, यू बी से यू बी कैंसिल, बचा क्या, 1/f, 1/f इक्वल टू एफ बी से एफ बी कैंसिल, क्या बचा, 1/u प्लस यू एफ से u कैंसिल एफ कैंसिल, बचा क्या, 1/v, ठीक है। यानी जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या था, 1/v, v पहले था, तो यानी 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, कोई बात नहीं होती, यानी वही चीज़ आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक इसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, या कोई अगर डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ।